और अब बात करेंगे हम उन बड़ी खबरों की जो आज एजेंडा बन सकती हैं। लखनऊ, देहरादून, मेरठ, वाराणसी और कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अजीत सिंह, देहरादून से सुनील नवप्रभात, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, वाराणसी से नीतीश पांडे और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको दोनों प्रदेशों के मूड को समझाने में मदद करेंगे। बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो आज का एजेंडा बन सकती है। सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी का लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, कौन सी वो बड़ी खबरें होंगी जो आज एजेंडा बनने वाली हैं? बिल्कुल मोनिका, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो आज की सबसे बड़ी खबर होगी 65,800 जो 68,500 भर्ती घोटाला है बेसिक शिक्षा विभाग का, उसमें क्योंकि बड़ा घोटाला हुआ इस भर्ती में। जिन बच्चों की सूची जारी की गई है उसमें 14 जिले के लोग शामिल हैं और सूची न्यूज 18 आज दिखाएगा कि वो सूची हमारे पास है, एक्सक्लूसिव हमारे पास है मोनिका। और 14 जिले के उन 23 अभ्यर्थियों का नाम भी उस सूची में शामिल कर दिया गया है जो उसमें मौजूद ही नहीं है। यानी 21 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नॉट क्वालिफाई हैं और 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एब्सेंट है। यानी 23 लोगों का नाम गलत तरीके से उसमें डाला गया जो उस सूची में उनका नाम नहीं शामिल होना चाहिए था। इस पर हमारी नजर होगी, पूरी खबर दिखाएंगे कि आखिर कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया और कौन कौन से बड़े अफसर इसमें शामिल हैं उनका। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ के इलाकों का दौरा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित उनके साथ उन्नाव जाएंगे और उन राहत शिविरों में उन लोगों से मिलेंगे जिनके पास तक राहत नहीं पहुंच रही थी, जो परेशान है। मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर आज होगी, स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का फोकस अमेठी पर है क्योंकि वो सीधे राहुल गांधी को टक्कर देना चाहती हैं और आज निफ्ट के बच्चों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो कल भारत बंद था सवर्णों का, उसमें क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके से कहां धारा 144 लगी, तोड़फोड़ कहां हुई और किस तरीके से भारत बंद को सवर्णों ने सफल बनाने की कोशिश की, सरकार ने कहां अलर्ट जारी किया था और क्या कार्रवाई की गई, इन सभी बड़ी खबरों पर आज न्यूज 18 की नजर होगी। और हम बताएंगे कि आखिर कैसे घोटाले को अंजाम दिया गया, कैसे बीजेपी और कांग्रेस पॉलिटिकल रणनीति बना रही है और कैसे बाढ़ के लोग परेशान और खुद मुख्यमंत्री वाराणसी का रुख करते हैं। नीतीश, वाराणसी से इस वक्त कुछ बड़ी खबर भी आ रही है, अपडेट दीजिए। बता दें आपको मोनिका कि बनारस में अभी गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार कम हो रहा है, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो रहा है ये जलस्तर। और आपको बता दें कि इसके अलावा जो सबसे आज दिन भर जो खबरों पे नज़र रहेगी वो खास तौर पे अगर बात करें तो जब गंगा का जलस्तर जो कम हो रहा है वो किनारे के लोगों के लिए राहत की खबर है और इसके साथ ही प्रशासन के लिए चैलेंज है कि अब जब ये पानी कम होगा तो निश्चित तौर पे जो बीमारियां हैं, जो इस पानी की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होंगी उससे प्रशासन किस तरह से निपटेगा और प्रशासन की तैयारियां किस तरह की हैं, इस खबर पे नजर रहेंगे। इसके साथ ही अंडर 23 की कुश्ती प्रतियोगिता आज यहाँ पे आयोजित हो रही है, उसमें यहाँ पे महिला पहलवान भी शिरकत करेंगी। दूधिया रोशनी में ये प्रतियोगिता कराई जाएगी। तो निश्चित तौर पे देश में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता हो रही है जिससे महिला सशक्तिकरण की इबारत लिखी जाएगी। मोनिका। उमेश, मेरठ में आज क्या कुछ बड़ी खबरें होंगी एजेंडे की? जी हाँ, देखिए मोनिका, आज का सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ी खबर ये रहेगी कि बेटियां कब महफूज होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियां कब महफूज होंगी। मेरठ की अगर बात करें, हापुड़ की अगर बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की बात करें तो यहाँ बेटियां महफूज नहीं हैं। कल एक घटना हुई जिसमें एक युवती को लगातार परेशान किया जा रहा था, छेड़खानी की जा रही थी, उसका अपहरण कर लिया गया था और दबंग लगातार उसके पिता पर दबाव बना रहे थे कि किसी तरह से वो समझौता कर ले। और जब वो तंग आ गया तो इस बेबस लाचार पिता ने, जब उसे कुछ नहीं सूझी तो उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली। ये पिता काल के गाल में समा गया, इस पिता की मृत्यु हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मेरठ में, किस तरह से बेटियां असुरक्षित हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त फिलहाल एक बड़ी खबर हमारे पास पहुंच रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। इलाहाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, 4 लोगों का मर्डर किया गया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। बुजुर्ग महिला, उसकी बेटी, दामाद और नाती की हत्या की गई है। धारदार हथियार से पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। सोराव थाना क्षेत्र के बिगैया इलाके की यह घटना है। इलाहाबाद में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। आपराधिक वारदातों को रोकने में पुलिस सफल नहीं हो पा रही है। एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बुजुर्ग महिला, उसकी बेटी, दामाद और नाती को मौत के घाट उतार दिया गया है। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से इस पूरे परिवार की
हत्या कर दी गई है। सोराव थाना क्षेत्र के बिघैया इलाके में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और इस घटना के साथ ही पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपराधिक वारदातों को रोकने में फिलहाल पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, पुलिस क्या कर रही है? जी बोलकर देखिए, ये घटना जैसे ही पता चली है पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि लगातार इलाहाबाद में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, हत्या लूट जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। डबल मर्डर, सिंगल मर्डर, ट्रिपल मर्डर और पूरे परिवार की हत्या हो जा रही है। लेकिन पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ये बीती रात की घटना बताई जा रही है। ये पूरा परिवार था, एक बुजुर्ग महिला रहती थी, उसके साथ उसकी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ रहते थे और उन चारों की हत्या कर दी गई। महिला, उसकी बेटी, उसके दामाद और एक नाती की भी बदमाशों ने हत्या की है। अभी तक हत्या की वजह नहीं पता चल सकी है। मौके पर एसएसपी समेत आला अधिकारी पहुंचे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन जिनके घर में घटना हुई उस पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। एक बताया जा रहा है कि एक मासूम बच्चा है जो अभी वहाँ पे जिंदा बचा हुआ है, 3 से 4 साल की उसकी उम्र है, जो कुछ बता नहीं पा रहा है इस पूरी घटना के बारे में। और आस पड़ोस के लोग भी अभी तक कुछ ज्यादा बता नहीं सके हैं कि आखिर घटना क्यों हुई, किसने की और उसके पीछे वजह क्या है। लिहाजा पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल वही कि बार बार इस तरह की घटनाएं इलाहाबाद में हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस न तो घटनाओं को रोक पा रही है, ना ही जो अपराधी हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर पा रही है। लगातार बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चाहे 4 दिन पहले की बात की जाए, सरेआम एक दरोगा को पीट कर मार डाला गया। बात की और मनीष, इस तरह की घटनाएं जो एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही है, इस तरह की घटनाएं सवाल ये उठाती हैं कि पुलिस जो दावा करती है कि रात को पेट्रोलिंग किया जाता है, टीम सड़कों पर नजर बनाए रखती है, उसके बावजूद वहीं दूसरी ओर इस तरह की बड़ी घटनाएं हो रही हैं। क्या ऐसे में कुछ सख्त कदम उठाने की बातें भी हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस दावे बहुत करती है, लेकिन उन दावों को हकीकत में कितना बदल पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दावे तमाम किए जाते हैं, रात में पेट्रोलिंग होती है, जगह जगह पुलिस की पिकेट तैयार रहती है। लेकिन क्या अगर जगह जगह पुलिस की पिकेट रहती है, रात में पुलिस पेट्रोलिंग करती है, तो बदमाश इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, 4 लोगों की हत्या करते हैं, उसके बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस को कोई क्लू भी नहीं मिल पाता, जानकारी भी नहीं मिल पाती कि आखिर इस तरह की घटना हुई है। जब गाँव के लोग बताते हैं कि ये घटना हुई है, तब पता चलता है। कई बार होता है लूट की घटनाएं होती हैं और जिनमें जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस एक्टिव नहीं होती है, जिसका नतीजा होता है कि जो बदमाश होते हैं वो घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और लगातार बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती, जिसका नतीजा है कि घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, और इस तरह की घटनाएं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात एक बार फिर से आज के एजेंडे की कर लेते हैं। उमेश, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी हाँ मोनिका, मैं कह रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, अभी इलाहाबाद का जिक्र कर रहे थे मनीष की, किस तरह से वहां पर 4 मर्डर कर दिए गए दिन दहाड़े, और ये बड़ी बात है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो गढ़ है, यहाँ पर हत्या, लूट, डकैती की वारदातें इतनी ज्यादा हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और खासतौर से बेटियां महफूज नहीं हैं। बेटियों को लेकर के जिस तरह से असुरक्षा है और बेटियां जिस तरह से त्रस्त हैं, और खासतौर से छेड़खानी की जो वारदातें हो रही हैं, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और पुलिस सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। अभी ताजा मामला कल का ही है, जहां छेड़खानी से तंग आकर, जहां दबंगों से तंग आकर लड़की के पिता ने सुसाइड कर लिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो इतना ज्यादा परेशान हुआ, लड़की का पिता इतना ज्यादा परेशान हुआ, दबंगों से इतना ज्यादा त्रस्त हो गया कि उसने आत्महत्या का विकल्प चुना। बेबस और लाचार पिता मर गया, बेबस और लाचार पिता की सांसें थम गईं और पुलिस अभी तक सिर्फ जांच का पहाड़ा पड़ती हुई नजर आती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है मेरठ की, इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पुलिस के इकबाल पर सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले सरधना में एक लड़की ने आग लगाकर जिस तरह से उसको घर में घुस करके शोधों ने मार डाला, वो जिंदगी और मौत के बीच में 19 दिन तक संघर्ष करती रही और छेड़खानी से तंग आकर ही उसकी जान चली गई। इसके अलावा भावनपुर, परक्षितगढ़, खरकौदा, जितने भी थाना क्षेत्र हैं यहाँ पर, वहां आए दिन कोई न कोई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल, इस तरह की घटनाओं पर अब तक विराम नहीं लग पाया। लगातार एक के बाद एक ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सुनील, प्रदेश की आज कौन सी वो खबरें होंगी जो एजेंडे में शामिल की जाएंगी?
मोनिका, आज प्रदेश भर में हमारी 4 प्रमुख घटनाओं पर नजर रहेगी। सबसे पहला रहेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के जो 3 परिसर हैं, पौड़ी, टिहरी और श्रीनगर, उनमें आज छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है। ये सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है छात्र राजनीति के लिए, आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों में मतदान हो रहा है। तो कल जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जो डिग्री कॉलेज हैं, उनके लिए एक साथ मतदान होना है। तो किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन व्यवस्था को संभालेगा, इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी पूरे प्रदेश भर में। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मौसम विभाग का फोरकास्ट है, क्योंकि उत्तराखंड में इस बार मानसून की जो बारिश हुई है वो आफत बनकर टूटी है। अभी तक भले ही मानसून समाप्ति की ओर है, बावजूद इसके पूरे प्रदेश में 52 मौतें हो चुकी हैं इस मानसून काल में, और करीब 507 मवेशी काल का ग्रास बन गए हैं। और तो बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इस पर, इस फोरकास्ट पर किस तरह से पुलिस प्रशासन की यहाँ पर तैयारियाँ रहेगी, आपदा राहत के क्या इंतजामात रहेंगे, उस पर भी हमारे पूरे जिले भर में, पूरे प्रदेश भर में बारीकी से नज़र रहेगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उत्तराखंड में 18 सालों बाद क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिली है, यहाँ पर उसका काम जोर पकड़ने लगा है। तो आज अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल होना है। करीब 3 दिनों तक ये ट्रायल चलेगा। देहरादून, रुद्रपुर और काशीपुर में ये ट्रायल होना है। विवादों के बीच ये पूरा मामला है। तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी कि क्या कुछ गतिविधियां इस दौरान होती हैं। और जो चौथा बड़ा घटनाक्रम होगा वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में लंबे समय बाद आज एक बार फिर से जनता दरबार लगेगा। राज्य मंत्री धन सिंह रावत इसमें लोगों की समस्याएं सुनेंगे, और इस पर इसलिए भी हमारी बारीकी से नजर रहेगी क्योंकि पिछले जो जनता दरबार हुए वो अक्सर विवादों में आ गए। आपने देखा कि जनवरी। अमित गंजू, आज का एजेंडा बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा मोनिका, वैसे तो हर जनपद में हमारी नज़र रहेगी, मगर कानपुर, महोबा, फर्रुखाबाद और कन्नौज पर खास रहेगी। अगर हम कानपुर की बात करें तो बुधवार को जिस प्रकार से एक युवा आईपीएस ने जहर खा लिया, उस जिंदगी और मौत से आज भी अभी जूझ रहा है। भले ही बॉम्बे से कल टीम जो आई थी वापस लौट गई और कुछ मशीन यहाँ छोड़ के गई हैं, वो उस पर भी नजर रहेगी कि क्योंकि जिस प्रकार सुसाइड नोट मिला और तमाम ऐसी चीज़ें कि क्या कारण था, उसने कौन सी गोलियाँ खाई, कौन सा जहरीला पदार्थ खाया, घर में क्या कर रहा था, इस पर भी हमारी नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें महोबा में, तो रहस्यमय ढंग से जिस प्रकार से कैदी ने सुसाइड किया, जेल के अंदर कैदी ने सुसाइड किया। हालांकि डीआईजी ने जांच का एक पहाड़ा जरूर पड़ा है और जांच का एक मरहम लगाने की बात जरूर कही है। कुछ लोगों से बयान भी लिए गए जो वहां बंदी रक्षक थे, और तमाम लोगों से बात की, उस पर भी हमारी नजर आएगी। इसके अलावा जिन कंधों पर पुलिस की सुरक्षा रहती है, जो टप्पेबाजों को पकड़ते हैं, उसी पुलिसकर्मी, रिटायर्ड पुलिसकर्मी के साथ 7 लाख की टप्पेबाजी हुई है। बैंक के अंदर वो अपनी बेटी के लिए एफडी बनाने गया और उसको वहीं के व्यक्ति ने अंग्रेजी में बोल बाल के उसको अपनी बातों से कन्विंस किया और उसका 7 लाख रुपए निकालिया। उसकी यानी मेहनत की पूरी कमाई को लेकर रफू चक्कर हो गया। अब उसको अपनी ही केस के लिए पुलिस के यहाँ चक्कर लगाना पड़ा है। यानी जिस व्यक्ति ने अपनी नौकरी के 31 साल पुलिस को दिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस को ही दिए, कोई इंग्लैंड की पुलिस को नहीं दिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, उसी में कन्नौज जनपद में ही रहा। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अब उसके साथ न्याय कैसे होगा। इसके अलावा तो ये बड़ी खबरें होंगी आज कानपुर से, और हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स है वो आज के एजेंडे में कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है जिसे प्रमुखता के साथ दिखाया जाएगा, ये बता रहे हैं। वक्त की बड़ी खबर की पहले बात करते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। रियल एस्टेट डेवलपर के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। जेकेपी लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। निवेशकों के 700 करोड़ ठगने का आरोप लग रहा है। सस्ते मकान दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ठगी का आरोप है। कंपनी के डायरेक्टर के घर समेत 3 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। कंपनी के ऑफिस से 25 लाख नकद और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जानकीपुरम में कंपनी का ऑफिस है। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या ये अब छापेमारी अब भी चल रही है? क्या कुछ हाथ लगा है? जानकारी हमने ली उसके मुताबिक वो छापेमारी तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और कई सीरीज कलेक्ट की है। इसके जो कंपनी के डायरेक्टर हैं राजेश सिंह, उनके घर से और उनके एक ऑफिस से। एक उनका यहाँ पर निर्माणाधीन अपार्टमेंट है, वहां पर भी छापेमारी हुई थी। जो आरोपी हैं इस कंपनी के डायरेक्टर राजेश सिंह मूल रूप से मऊ के रहने वाले हैं। उनका इन्होंने मऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़ और पूर्वांचल के कई जिलों में सस्ते आवास दिलाने के नाम पर लोगों से करीब 700 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और इस पैसे को उन्होंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, जिसकी शिकायत की गई थी। तो ईडी ने कल इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद ये छापेमारी चल रही है। मोनिका, शुक्रिया ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि फिलहाल जेकेपी लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही थी वो छापेमारी अब खत्म हो चुकी है।
और हमारे अब तमाम रिपोर्टर्स हमसे जो लाइव जुड़े हुए हैं, जो आज के एजेंडे पर चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। रुख करते हैं अजीत का। अजीत, एजेंडे की कुछ बड़ी खबरें आपने बताई थी, लेकिन आज एजेंडे की सबसे बड़ी खबर कौन सी रहेगी? बिल्कुल मोनिका, आज एजेंडे की सबसे बड़ी खबर वही होगी 68,500 बेसिक शिक्षा भर्ती घोटाला, जिसमें गलत तरीके से जो आयोग है उसने सूची जारी कर दी बाकायदा बेसिक शिक्षा विभाग ने, और ऐसे बच्चों की सूची जारी कर दी जो उस एग्जाम में एलिजिबल भी नहीं है, मतलब वो पास आउट ही नहीं है। 14 जिले के 23 बच्चों की ऐसी भी सूची उसमें शामिल है जो जिसमें से 21 बच्चे एब्सेंट थे, यानी वो अनुपस्थित थे, उनका वहां हस्ताक्षर ही नहीं है। इसके अलावा दो बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं और 21 बच्चे नॉट क्वालिफाई हैं। उस पूरी सूची को आज न्यूज 18 अपनी खबरों में दिखाएगा और एक्सक्लूसिव सूची हमारे पास है, जो विभाग का पूरा फर्जीवाड़ा है कि आखिर कैसे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, कौन से बड़े बड़े अफसर इसमें शामिल हैं, कैसे आखिर इस सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बाद भी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, दफ्तरों में घोटाले हो रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर जो अभी ऋषभ बता रहे थे कि ईडी ने छापेमारी की है और जेकेबी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास से 700 करोड़ घोटाले का आरोप है, 25 लाख रुपए नगद, लैपटॉप और बहुत सारे दस्तावेज बरामद हुए हैं। एजेंडे की आज जो तीसरी बड़ी खबर होगी जिसे प्रमुखता के साथ दिखाया जाएगा। देहरादून से सुनील से बात करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। सुनील, नवप्रभात, ये बताइए कि कई बड़ी खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर कौन सी होगी जो एजेंडे में सबसे ऊपर है? मोनिका, प्रमुख तौर पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर है उसके तीनों कैंपसों में आज जो छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना है उस पर प्रमुख तौर पर आज हमारी नज़र रहेगी। छात्र संघ केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3 कैंपस हैं, श्रीनगर, पौड़ी और टिहरी। करीब 8,500 मतदाता श्रीनगर के बिरला कैंपस में मौजूद हैं, तो 2,500 मतदाता टिहरी में हैं और करीब 1,500 के आसपास मतदाता पौड़ी परिसर में हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो प्रशासन के लिए रहेगी कि किस तरह से वो भीड़ को नियंत्रित करे, किस तरह से वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि उन्हें कल के लिए भी तैयारी करनी है। कल राज्य भर के जो डिग्री कॉलेज हैं उनका एक साथ कल उन पर मतदान होना है। ये राज्य में पहली बार हो रहा है जब सारे डिग्री कॉलेजों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया है और ये तय किया गया है कि जो मतदान अभी तक विभिन्न तारीखों में होता था, विभिन्न महीनों में होता था, इससे व्यवधान पैदा। उमेश, इससे पहले जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने बताया था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एजेंडे में और क्या खास है? जी हाँ, देखिए मोनिका, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जिस तरह से चरम पर बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ता जा रहा है। मेरठ की घटनाएं आपको मैंने बताई, हापुड़ में भी एक बड़ी घटना हुई है। वहां एक नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और जब उसको बचाने के लिए उसका भाई वहां पर पहुंचा तो भाई पर भी हमला कर दिया, भाई को भी मारने की कोशिश की, भाई की भी हत्या करने की कोशिश की। ये भाई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है और पुलिस वही रटा रटाया जांच का पहाड़ा पड़ती हुई नजर आती है। पुलिस कह रही है कि एक नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की जल्द जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो क्राइम के ऊपर ही फोकस रहेगा आज का एजेंडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बड़ी घटना है वाकई। नीतीश, वाराणसी की दूसरी बड़ी खबरें क्या है? मोनिका, अगर खबरें तो यहाँ कई हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पे आज हमारी जो नज़र रहेगी वो अंडर 23 की जो कुश्ती प्रतियोगिता है। चूंकि मोनिका बता दें कि बनारस जो है कुश्ती और रेसलिंग और जूडो का गढ़ रहा है। भट्टी गांव चाहे गौरा गांव, इन गांवों में पहले कुश्ती होती थी, लेकिन वर्तमान में कुश्ती का जो ग्राफ है वो गिरा और आज की जो ये प्रतियोगिता है देश भर के 700 पहलवानों ने यहाँ पे डेरा डाला हुआ है। तो ये जो प्रतियोगिता आज से जो शुरू हो रही है वो निश्चित तौर पे कुश्ती, रेसलिंग और जूडो के क्षेत्र में एक जान फूंकने का काम करेगी। मोनिका, अगर आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। अमित गंजू, एजेंडे में आज सबसे ऊपर क्या है? देखिए, सबसे ऊपर उसी बात को रहेगा जिस बाढ़ को लेकर लोग, जहां तक कि मुख्यमंत्री इतनी गंभीरता से हवाई निरीक्षण कर रहे हैं और आज भी वो निरीक्षण करेंगे उन्नाव में, फर्रुखाबाद में, कानपुर में, हर जगह निरीक्षण। वहीं फर्रुखाबाद में जिस प्रकार से मंत्री के दौरे के दौरान वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी जिन्होंने कैंप लगाया था ताकि लोगों को वहां दवाइयां, लोगों को खाना मुहैया करा सके, वो वहां से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। यानी अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है। लोग बर्बाद हो चुके हैं, 143 गाँव इसकी चपेट में आ चुके थे और आज भी लोग सड़कों किनारे कैंप्स में रह रहे हैं। मगर जो जिन अधिकारियों के जिम्मे, जिन अधिकारियों के कंधे पर उनकी देखरेख रखी गई है, वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग आज भी परेशान हैं और बाढ़ की कम से कम बारिश हो, लोग इसकी कामना कर रहे हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके इस आफत से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और हम तक
अपडेट पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि आज का एजेंडा क्या रहने वाला है। इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।